अस्सलामुअलैकुम। जीके बो PYQ सीरीज़ का ये हमारा तीसरा पार्ट है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 लास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, सो दैट कि आपको पता चले कि एमसीक्यूज़ किस तरीके के आते हैं और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी एमसीक्यूज़ की हो जाएगी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखें तो बायोलॉजी की प्ले बनी हुई है, आप उसको एक बार जाके चेकआउट कर लेना। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है और उसके अलावा चैप्टर वाइज भी कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने 2025 का जो आपका बोपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस का पेपर है उसको हमने यहाँ पे उठाया, जिसमें हमने 40 एमसीक्यूज को यानी कि 2 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया। आज हमारा 41 टू यहाँ पे हमारा 60 यहाँ पे एमसीक्यूज रहेगा और कल हम 2024 का पेपर उठाएंगे और उसके साथ साथ फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी चलेंगे। तो आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले ये पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिलेगा। सजाद स्पीक सर्च करके हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको पोस्टर्स में मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, इस पीडीएफ को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एम्फाइसेमा इज करेक्टराइज्ड बाय, ठीक, तो लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, या आपके पास बाकी ऑप्शंस यहाँ पे स्क्रीन पे देखने होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रोनिक डिहेरिया, या स्लो कटिंग फ्रॉम द वोंडस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे रहेगा, यानी कि डैमेज टू अल्वियोली रिड्यूसेस द सरफेस फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज काजिंग द ब्रीथलेसनेस, ठीक, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रीथलेसनेस और इसकी वजह से शॉर्टनेस टू ब्रीथ यहाँ पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि अल्वियोलीज जो है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, सैकलाइक स्ट्रक्चर्स, उनमें डिस्ट्रक्शन होती है, उनमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो कम पड़ जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है, डैश इज लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म, ठीक, कौन सा एंजाइम है जो एज ए लाइटिक एंजाइम काम करता है और उसको वो रिलीज होता है किससे? स्पर्म से। तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, जैसे ट्रिप्सिन है, हेलिकेस है, या कोई और एंजाइम है, तो आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट, इनकी ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। दिस एंजाइम डिसॉल्व इज द hyaluronic acid or we can say the glue between the egg cells for the fertilization, ठीक, तो ए पार्ट विल बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बोलना कि इनमें से कौन सा हम यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड, यहाँ पे इनमें हम कौन सा यूज नहीं करते हैं एज ए बायोपेस्टिसाइड, तो कौन सा नहीं है वो हमारा रहेगा बी सी ए पार्ट। ए पार्ट यहाँ पे हमारा रहेगा राइट आंसर, ठीक, यानी कि एक्स कॉम्पेस्टरिस, ठीक, ये हमारा यूज नहीं होता है, ये हमारा बैक्टीरिया में दैट काजेज द ब्लैक रोट इन प्लांट्स, ठीक, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, द and the inserted normal gene takes over the function of dash gene, ठीक, करेक्ट, राइट, नॉन फंक्शनल या फंक्शनल, तो कौन सा राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा फंक्शनल, यानी कि ये जीन थेरेपी से क्वेश्चन आपका लिया गया है। इसमें क्या है कि जीन थेरेपी में क्या होता है कि वर्किंग जीन रिप्लेसेस ए फॉल्टी यानी कि नॉन फंक्शनल वन, ठीक, तो इसमें हम नॉन फंक्शनल वंस को हम जब रिप्लेस करते हैं बाय फंक्शनल वंस, तो यही हमारी जीन थेरेपी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें क्या होता है, क्या ऑप्शंस, जैसे कॉर्ड ब्लड प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं, या कुछ और होता है, तो 3 ऑप्शंस आपको इस पेज पे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिले होंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट विल बी पार्ट नंबर बी, यानी कि कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स, ठीक, यानी कि एम्बिलिकल कॉर्ड में जो होता है वो कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्वेश्चन 46 आपका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेलिफॉर्म अपैरेट्स, ठीक, फेलिफॉर्म अपैरेट्स का क्या काम होता है, तो ये क्या काम करता है? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, 4 में से जो आपका राइट आंसर है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट यहाँ पे आपका गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब है, रिकॉग्नाइज द सूटेबल पोलन एट द स्टिग्मा, प्रोड्यूसेस द नेक्टर, स्टिमुलेट्स द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल्स है। तो राइट आंसर जो आपका रहेगा दैट विल बी ए पार्ट, यानी कि गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि इट इज लोकेटेड इन द साइनर्जेस एंड secretes केमिकल टू अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब्स, ठीक, यहाँ पे आपका ए पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज, ऑफस्प्रिंग्स की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल यहाँ पे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, रिजेंबलेंस कहते हैं, या इनहेरिटेंस कहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, उसको कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से ही जो है वो पेरेंट्स में जो ट्राइट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में चले आते हैं, इनकी फर्स्ट जनरेशन में चले आते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन, मतलब ये प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने ईजी क्वेश्चन जीके वो भी पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, मेंडलस एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है, तो वही से यह क्वेश्चन आपका लिया गया, यानी कि जॉर्ज मेंडल जो है, जॉर्ज मेंडल इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, ये इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने कौन सा लॉ दिया था? बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज, बेसिक क्वेश्चन है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन क्या है? अलील है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, या अल्टरनेटिव टाइप है, तो वो क्या होता है? वो होता है अलील। अलील इज ए वेरिएंट ऑफ अ जीन, यानी कि टी फॉर टॉल, डी फॉर डोरप, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी आई थिंक ये 11th की बायोलॉजी में। ठीक, टी, उसके बाद ए से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ओवरऑल जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की वो है अलील। ठीक, अलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक, हो गया क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस में क्या होता है? तो क्या होता है? वो होता है 1:2:1। बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको स्क्रीन पे पहले ही दिखा, इस पे हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर, ठीक, F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, F1 क्रॉस कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव कहते हैं, क्या उसको कहते हैं? उसको कहते हैं बैक क्रॉस, यानी कि क्रॉसिंग F1 जनरेशन और F1 जनरेशन टू आइदर ऑफ द पेरेंट, आइदर मेल और फीमेल, दिस इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस, जिसमें हम जो F1 जनरेशन है उसको क्रॉस करते हैं पेरेंट से, तो ये हमारी हो जाएगी बैक क्रॉस। ठीक, बैक क्रॉस विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? वो 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, तो 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? तो करेक्ट जो स्टेटमेंट रहेगा, जैसे पहले यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द जीन्स, उसके बाद यहाँ पे अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गीमेटोजेनेसिस, तीसरा यहाँ पे है segregation of factors is due to the segregation of chromosomes due to during meiosis। तो all of the above यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा, यानी कि this last status that the allele is separate so each gamete gets only one D, यानी कि all of the above will be right answer, यानी कि सभी ऑप्शन, सभी स्टेटमेंट जो वो ट्रू है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको है, होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइनेड बाय, होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी दोनों आपको पता होनी चाहिए, दोनों आपको रिकैप्चुलेट हुई होनी चाहिए कि ये क्या कहते हैं, और ये किसी भी इंडिविजुअल की क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या बैक क्रॉस करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या राइट आंसर आपका रहेगा? टेस्ट क्रॉस, यानी कि क्रॉसिंग एट डोमिनेंट फिनोटाइप विद रिसेसिव रिवील एज द जीनोटाइप, यानी कि होमोजेनेसिटी एंड हेटेरोजेनेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइनेड बाय द टेस्ट क्रॉस। ठीक, टेस्ट क्रॉस यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 53 क्वेश्चन नंबर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडलस लॉ इज, देखो मेंडलस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आपके बन जाएंगे। तो एक्सेप्शन क्या थी मेंडलस लॉ की? क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी, लिंकेज थी, या कुछ और थी? आपको याद हुआ होगा क्या है, तो राइट आंसर आपका रहेगा लिंकेज, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर है आपको क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक, क्वेश्चन 55 यहाँ पे आपका पी प्लांट वेर यूज्ड बाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज, देखो ये भी मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसी एक से यहाँ पे बनते हैं। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में जो है पी प्लांट का यूज किया गया था, क्यों पी प्लांट का यूज किया गया था? ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है, 11th में ये बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है, 11th की बायोलॉजी में। क्या दे वेर चीप, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे वर अवेलेबल इजीली, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हैविंग क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स टॉल वर्सेस शॉर्ट विद की बायोलॉजिकल रीजन फॉर मेंडल, इसी की वजह से मेंडल ने जो वो पी प्लांट का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस अ फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज, क्या ये म्यूटॉन है, जीन है, रिकन है, या न्यूक्लिक एसिड है? तो क्या हमारा राइट आंसर है? दैट विल बी म्यूटॉन। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए जीन दैट कैन चेंज विया द म्यूटेशन। ठीक, तो यहाँ पे म्यूटॉन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक, म्यूटेशन की जिक्र हो रहा तो म्यूटॉन ही यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, गेस करके भी आप ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। ठीक, नेचुरल प्लेस किसी भी
कम्युनिटी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या कहते हैं, निश कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, या ये कहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, उसको हैबिटेट कहते हैं। ठीक, हैबिटेट इज एड्रेस वाइल निश इज द प्रोफेशन। ठीक, निश जो है वो प्रोफेशन होता है और हैबिटेट जो होता है वो एड्रेस होता है, यानी कि एक्चुअल प्लेस या नेचुरल प्लेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच इज द रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, क्या कोल है, पेट्रोलियम है, कैरोसिन है या बायोमास है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर विल बी यूर, कौन सा रहेगा राइट आंसर? दैट विल बी बायोमास। बायोमास इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। उसके बाद क्वेश्चन 59 है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस द ऑर्गेनिज्म वाइड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टॉलरेंस लिमिट्स। तो आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। ऐसे प्लांट जो डायरेक्टली सनलाइट के अंडर ग्रो होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइटस कहते हैं। उसके बाद सीशोफाइट्स कहते हैं, या कुछ और कहते हैं, डाइकोट कहते हैं, या कुछ और कहते हैं। क्या है इस क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर? मुझे कमेंट्स में बता दो। इसी के साथ साथ हमने बायोलॉजी का 2025 का पेपर पूरा डिस्कस किया। आपका इस सीरीज के बाद कितना स्कोर बना मुझे कमेंट्स में बता देना, और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर भी मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।